हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस प्रकार से एटॉमिक साइज़ में या हम ये कहें मेटेलिक रेडियाई में वेरिएशन होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले 3D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हो रही एटॉमिक साइज़ में वेरिएशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। 3D सीरीज़ 4D और 5D के एलिमेंट्स यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 3D सीरीज़ में एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें सेकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर एटॉमिक साइज़ की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में जैसे जैसे प्रोटॉन या हम ये कहें नाभिक में आवेश जैसे जैसे बढ़ता है, उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है, और जैसे जैसे उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ने से इसका साइज़ कम होता जाता है। ये साइज़ केवल मात्र न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ही नहीं होता, इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जब एक शेल के अंदर बढ़ते हैं, यानी हम जब पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं, यानी वर्ग के अंदर जब हम चलते हैं, तो क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सेम शेल के अंदर बढ़ेगा, और वो शेल आउटर मोस्ट शेल होता है। पीरियड के अंदर एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ वो एक एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ावा होता जाएगा, और ये बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर एंटर करते हैं, और वो शेल आउटर मोस्ट शेल होता है। परंतु जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया है, इलेक्ट्रॉन 4s शेल जो कि आउटर मोस्ट शेल है इसमें नहीं एंटर कर गए, जबकि वो इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एंटर करते हैं। ये nth लास्ट जो शेल होता है आउटर मोस्ट, उसे nth शेल कहते हैं, और जो उससे पूर्व वाला होता है उसे n-1 शेल कहते हैं। इसे हम n-1 या पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। तो 3D यहाँ पर पेनल्टीमेट शेल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3D में एंटर होते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाएंगे, वैनेडियम में जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर जो कि इसका पेनल्टीमेट है उसमें बढ़ता जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एंटर कर रहे हैं, अगर ये 4s में एंटर करते तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के अंदर भी एक प्रोटॉन बढ़ता, और इसका इफ़ेक्ट बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ता जाता, और जैसे ये जिसे कि हम पहले बता चुके हैं जी इफ़ेक्ट या जेफ बोलते हैं, इसका मान भी बढ़ता जाता, और इसके मान के बढ़ने के साथ, यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ने के साथ साथ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती, न्यूक्लियस का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज़ कम होता जाता। परंतु यहाँ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो कि स्कैंडियम है उसमें 3D के अंदर आता है। जब 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि इसका पेनल्टीमेट शेल है, ये शेल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम शेल से अंदर का शेल है, ये आने से एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बाह्यतम शेल के साथ, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके साथ अट्रैक्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे कि हम स्क्रीनिंग कहते हैं। एक तरह से उसी तरह जैसे मैंने पूर्व में बताया, जैसे सन के आगे सन रेज़ हमारे पे पड़ रही हैं और बीच में अगर बादल आ जाए तो उसकी रेज़ हमें उस स्ट्रेंथ से नहीं मिलेंगी, उतनी तीव्रता की नहीं मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार से अगर बीच में इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं तो नहीं मिलते। तो ये क्या कारण होता है कि उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है।
इसका कारण होता है रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन पाया जाता है, और यानी कि प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण किससे करते हैं? 3D में एक इलेक्ट्रॉन आया, ये किससे प्रतिकर्षित करेगा? ये 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्शन शो करेगा। ये रिपल्शन, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी रिपल्शन करेगा। और ये रिपल्शन के कारण, जैसा स्लेटर्स रूल ने बताया था, 3D में यानी अगर n-1 में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उसका मान, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसका मान, जो स्क्रीनिंग कॉस्टनेट कहते हैं, 0.85 होता है। यानी 85% जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के साथ, वो 85% कम हो जाती है। और इसके कम हो जाने से अब जेड इफेक्टिव, जितना एक्सपेक्टेड मान, हम अगर ये अंदर की ओर नहीं होते इलेक्ट्रॉन, तो जितना ये जेड इफेक्टिव बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे लगता उससे कम लगता है। यानी जितना साइज़ इसका डिक्रीज़ होना चाहिए था उतना डिक्रीज़ नहीं करता, उससे कम करता है। यानी 0.15 ही जेड इफेक्टिव रह जाता है अंदर की ओर एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से। अगर ये बाहर आता है इलेक्ट्रॉन तो इसका 0.35 ही इफेक्ट कम होना था, अब अंदर आया इसलिए 0.85 कम हो गया। तो इस प्रकार से जितनी तेज़ी से एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई में कमी होनी थी, अब उतनी तीव्रता से उतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम कमी होती है। अगर अब हम 3D में एक और इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, यानी टाइटेनियम की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी परस्पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साथ ही ये बाहर के 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेंगे, जिससे इनका प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाएगा। परंतु इसके साथ साथ इसमें रिपल्शन फोर्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही कम ये भी ना अब महसूस करेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज़ की ओर चल रहे हैं, जिंक की ओर चल रहे हैं, तो टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज़, अगर स्लेटर रूल्स को देखें तो स्लेटर रूल ये बताता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 0.85 की कमी उसमें होती जाती है, जो रिपल्शन है वो 0.85 की रेशो में कम होता जाएगा। तो जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस ने लगाना है उससे वो कम लगाता जाएगा, यानी इसका साइज़ जितना कम होना था यह उतना कम नहीं हो पाएगा। इस डायग्राम से हम इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। ब्लू एरो से अट्रैक्शन फोर्स को दिखाया गया है, जो कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा है, और आर यानी रेड लाइन से, रेड एरो से, जो कि उसमें ऑपोजिट साइड में दिखाया गया है, वो रिपल्शन फोर्सेस दिखाई गई हैं। आप देखिए ऊपर लिखा है 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, ये देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ब्लू एरो बढ़ता जा रहा है। ब्लू एरो एक एक स्केल मैंने बढ़ता हुआ दिखाया है इसमें। देखिए एक डिवीज़न ऊपर बढ़ जाता है, यानी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया वो साथ ही प्रोटॉन एक बड़ा न्यूक्लियस में, उसके अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही बढ़ गया। तो आप देखिए जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। आगे देखते जाइए, देखिए, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उसका रिपल्शन भी बढ़ता जा रहा है। आर देखिए 3D2 में आर, फिर 3 में आर, देखिए आर की वैल्यू किस प्रकार से ये बढ़ती जा रही है, ऑपोजिट साइड के अंदर बढ़ रही है। तो आप देखेंगे 3D5 में आकर के, 3D6 में आकर के ये लगभग जितनी अट्रैक्शन दिखाई है उतना ही रिवर्स साइड में, ऑपोजिट साइड में एरो भी दिखाया है, जो ये बताता है कि उतने बराबर ही रिपल्शन लगने लग गई है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ता जाएगा और रिपल्शन फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। 2 इलेक्ट्रॉन हुए, उनकी परस्पर रिपल्शन फोर्स और 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन,
3 इलेक्ट्रो है उनकी परस्पर रिपल्शन फोर्स, इस तरह से एक तरह से ये शील्डिंग बढ़ती जाती है और शील्डिंग बढ़ने से Z इफेक्टिव का मान कम होता जाता है। परंतु जब हम 3D1 से लेकर के 3D5 तक चलते हैं तो Z इफेक्टिव आप देखेंगे थोड़ा उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। हम स्लेटर रूल से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आपके सामने ये देखिए, इससे मैंने कैलकुलेशन की है। स्कैंडियम में सबसे पहले ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जबकि यहाँ मैंने 3d को 3s2 और 3p6 के साथ ही दिखाया है, जो इसलिए बताया गया है ताकि आपको अलग अलग शेल्स का पता लग सके। और यहाँ पर ये रीअरेंज करने के बाद इस लेटर रूल को हम समझ सकते हैं कि 4s आउटर मोस्ट शेल है और 3 पेनल्टीमेट शेल है। तो इसे हम देखते हैं कि कितना सिग्मा की वैल्यू होगी, जो कि शील्डिंग कांस्टेंट कहलाता है। सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम स्लेटर रूल में देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट अगर ऑर्बिट s और p होते हैं तब उसका वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होती है, और पेनल्टीमेट शेल में यानी n-1 में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए पर इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू होती है 0.85। और उसके बाद जो एंटी पेनल्टीमेट यानी n-2 को हम एंटी पेनल्टीमेट भी कहते हैं, तो उनके लिए इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आपके सामने सिग्मा कैलकुलेट किया है, पूर्व में भी आपको मैंने ये कैलकुलेशन बताई थी। तो ये सिग्मा की वैल्यू आ रही 18 और एटॉमिक नंबर इसका है 21। तो Z इफेक्टिव ये देखिए ZEF, ये वैल्यू 21 - 18 यानी 3 हो जाएगी। तो इसका जो इस समय Z इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगेगा उसकी वैल्यू होगी 3। अब जैसे ही इसके बाद टाइटेनियम पे जाएंगे तो इसमें एक 3D इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है और उसकी वैल्यू होती है 0.85, उसके शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.85। तो इसमें यानी स्कैंडियम और टाइटेनियम में 0.85 ही शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने से इसका Z इफेक्टिव हो जाएगा 0, क्योंकि एक इसमें प्रोटॉन भी बढ़ा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ा है, यानी न्यूक्लियस के अंदर आवेश भी एक बढ़ा है, तो उसकी वैल्यू होगी 22 माइनस 18.85, ये वैल्यू आई 3.15। तो ये पहले स्कैंडियम में 3 था, अब 3.15। इसी तरह से 0.85 शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ता रहेगा और 0.15 के करीब Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। तो Z इफेक्टिव बढ़ने से जो साइज़ है एलिमेंट का वो कम होता जाएगा, यानी स्कैंडियम से टाइटेनियम का कम, फिर वेनेडियम का उससे कम, क्रोमियम का उससे कम, मैंगनीज का उससे कम। आप देख रहे हैं इसी तरह से Z इफेक्टिव का मान भी बढ़ता जा रहा है। परंतु जैसे ये मैंगनीज पर आता है, यहाँ देखिए ये मैंगनीज जो 3D5 दिखाया, यहाँ मैंने एक रेड एरो थोड़ा सा कम दिखाया ब्लू एरो से, रिपल्शन को कम दिखाया, परंतु वास्तव में क्या है कि इसका रिपल्शन काफ़ी अधिक हो जाता है, क्योंकि 3D5 में हाफ फिल्ड शेल है। हाफ फिल्ड शेल आप जानते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने के कारण इनका रिपल्शन भी अधिक हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी लगभग इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, काउंटर बैलेंस कर देगी। तो वास्तव में तो जो मैंगनीज़ है उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ स्लेटर रूल में तो ये लगातार कम होता दिखाया, क्रोमियम से मैंगनीज़ में हम आते हैं तो इसकी वैल्यू जो सिग्मा की है वो बढ़ जाती है, इसलिए Z इफेक्टिव भी बढ़ गया है। आप देख रहे हैं 3.60 हो गया, तो साइज़ कम हो रहा है, परंतु वास्तव में ये रिपल्शन अधिक होता है और ये बढ़ जाता है। स्लेटर रूल यहाँ आकर के फेल हो जाता है। इसके बाद 3D5 के बाद हम स्लेटर रूल से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आउटर मोस्ट जो 4s के इलेक्ट्रॉन है उन्हें पूरी तरह से शील्ड कर देते हैं। अगर आप ये इसी तरह से मान लें कि जैसे कि स्काई के अंदर सन रेज़ को हम फील कर रहे हैं, तो क्लाउड्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है सन रेज़ उतनी ही कम होती जाती हैं। तो अगर वो हम ये मान लें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लाउड हो गए हैं, जैसे 6 के अंदर इनसाइड, एक बार ये मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ गया था, अभी आपसे फिर बात, हाँ हम बात कर रहे थे मैंगनीज़ के बाद।
तो मैंगनीज़ के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पेनल्टीमेट शेल में। देखिए अगर हम ये मान लें प्लस, आपके सामने मैं बनाता हूँ, ये नाभिक है इसका, इसके आसपास यहाँ 3D हैं और यहाँ बाहर की तरफ 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s के, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बढ़ने से इनकी स्क्रीनिंग करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये न्यूक्लियस का जो प्रभाव है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, उसे ये कम करते जाते हैं और इनका रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इनका रिपल्शन इतना हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन 3D में जैसे ही बढ़ेगा वो उतना ही रिपल्शन लगा देगा जितना कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ मैंने ये दिखाया, देखिए 3D6 में ये ब्लू लाइन जितनी है उतना ही रेड एरो भी उसी साइज़ का है। इसी तरह 3D7 में भी एक प्रोटॉन बढ़ा, एरो की लेंथ बढ़ गई और ऑपोजिट एरो की भी लेंथ बढ़ गई, यानी रिपल्शन भी उतना ही। इसी तरह 3D8 में भी। तो ये तीनों ही आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसे ढंग से देख पाएँ। तो आप देखिए, तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों में 3.60 का ही Z इफ़ेक्टिव वर्क करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उससे एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर ही वो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा है अब 3D के अंदर, उतना ही वो रिपल्शन फोर्स भी लगा देता है। तो इस प्रकार से आयरन, कोबाल्ट और निकल में साइज़ कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर Z इफ़ेक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, दोनों काउंटर बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को। जबकि मैंगनीज़ तक, यानी स्कैंडियम से लेके मैंगनीज़ तक Z इफ़ेक्टिव की वैल्यू रिपल्शन फोर्स से अधिक होती है, यानी शील्डिंग कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं। तो Z इफ़ेक्टिव शील्डिंग कांस्टेंट के बराबर। और इसके बाद जब हम बात करें लास्ट में इस 3D सीरीज़ के अंदर कॉपर और जिंक की, तो कॉपर और जिंक के आउटरमोस्ट शेल के, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D10 और 4s1 कॉपर के लिए, और जिंक के लिए 3D10 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनमें 3D10 कॉपर के अंदर और 3D10 ये जिंक के अंदर। ये पूर्णतः भरा हुआ कक्षक है, ये अत्यधिक स्टेबल होगा, इसका रिपल्शन फोर्स अधिक होगा, इस कारण से ये रिपल्शन Z इफ़ेक्टिव से भी बढ़ जाता है। देखिए रेड एरो को यहाँ हमने थोड़ा सा अधिक लंबा दिखाया है ब्लू एरो की तुलना में, यानी अट्रैक्शन की तुलना में रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो अब Z इफ़ेक्टिव का मान कम हो गया। बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल के, उन पर इसका इफ़ेक्ट कम हो गया, तो अब क्या होगा कि साइज़ बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पहले वाले दोबारा से देखते हैं, जो पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी उसे हम फिर से देखते हैं। एक बार पिक्चर मैं निकाल लेता हूँ। अब स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए कि 3D सीरीज़ के अंदर स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज़ तक यहाँ आपको बताया गया एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज़ एज स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक साइज़ यहाँ पर कम होता जाता है, परंतु यहाँ पर Z इफ़ेक्टिव का मान रिपल्शन फोर्स से अधिक होता है, क्योंकि इसका स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट इन एलिमेंट्स का उतना ज़्यादा नहीं होता कि ये इन एक बढ़ रहे प्रोटॉन की तुलना में उसको काउंटर बैलेंस कर ले। जबकि हम जब आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं मिडल ऑफ द 3D सीरीज़, तो उसमें आप देखते हैं कि यहाँ Z इफ़ेक्टिव का मान शील्डिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेती हैं। एटॉमिक साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसी तरह लास्ट में देखिए यहाँ पे नोट लगाया है कि अट्रैक्शन फोर्सेस से रिपल्शन फोर्सेस कॉपर और जिंक के लिए बढ़ जाती हैं, Z इफ़ेक्टिव कम हो जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट की तुलना में, इसलिए यहाँ पर साइज़ बढ़ने लगता है। अब हम इसका एक और आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ। देखिए इस फिगर में ग्राफिकल ट्रेंड दिखाया गया है। देखिए
जो पर्पल कलर से लाइन दिखाई है ग्राफ में, वो 3D सीरीज़ की है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक और फिर मैंगनीज़ तक ये लगातार कम हो रहा है। फिर आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और निकल के लिए कांस्टेंट है। कॉपर और जिंक में फिर ये बढ़ने लगता है। और इससे ऊपर ग्रीन और रेड कलर से 4D और 5D सीरीज़ को दिखाया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 4D और 5D सीरीज़ को देखते हैं।